Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. संजय जी, congratulations for 2 crore views. Oh, thank you. धन्यवाद. 20 million views हो गए हमारे आज. बढ़िया. Yes, Sanjay ji, please bring Mahendra Pal R and Agnivarth Nastik ji. Sorry for repeated question. Do you know? Please comment. संजय जी, तुफैल जी, both. हाँ, आपकी बात पर हमने गौर फरमा लिया है और अगली बैतुल हिकमत में इसके ऊपर विचार करेंगे. बैतुल हिकमत. आपको पता नहीं है बैतुल हिकमत के बारे में? मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बैतुल खला की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैतुल हिकमत की बात कर रहे हैं. मैं हिंदू शिया हूं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी तो मैंने घर में बैठ के पढ़ी है. तो मेरे दादा उस्ताद शिया थे शायरी में, तो ये सारी चीजें. हर्षद पटेल, हर हर महादेव एक सीरीज बंदा बैरागी जी के बारे में भी बनाए. उनके बारे में बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव अत्यंत उपयुक्त है. और नितिन सिंह, करणी सेना अजय सेंगर जिंदाबाद. ये अजय सेंगर कौन है? पता नहीं साहब. इकराम अहमद कह रहे हैं द बेस्ट ह्यूमर. आपके इकराम साहब धन्यवाद, आप शरीक हैं, बहुत अच्छी बात है. ये मुर्तद हैं इकराम, मेरे मित्र हैं. ये शरीक हो गए हैं ना, तो मुर्तद हो जाएंगे. फिर मुर्तद हैं, शरीक होते ही तो आदमी मुर्तद हो जाता है. जी जी, शिर्क आ गया. शिर्क आ गया. विवेक सारस्वत, भारत आज जिस राजनीतिक और सामाजिक वामपंथी स्थिति से निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, क्या अमेरिका आज उस स्थिति में जाने को तैयार बैठा है? और ऐसा ही हुआ तो अमेरिका का क्या होगा? ये तो बिल्कुल राजीव जी के लिए उचित प्रश्न है. यह बहुत अच्छा प्रश्न है. इसमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट का अंतर है. भारत आज जिस राजनीतिक और सामाजिक वामपंथी स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उस स्थिति में जाने को तैयार नहीं बैठा है. अमेरिका उस स्थिति में 60 साल पहले गया हुआ है. तो यह ना समझें अमेरिका का वामपंथ भारत के वामपंथ से 60 साल आगे चल रहा है. अमेरिका में 60 वर्षों में जो कुछ हुआ है, भारत में वह पीछे पीछे हो रहा है. एक फेज डिफरेंस है. भारत में रूस के प्रभाव में एक आर्थिक वामपंथ लाया गया. भारत में रूस के प्रभाव में आर्थिक वामपंथ लाया गया, जैसे सोशलिज्म लाया गया और समाज के उत्पादन के साधनों पर सरकारी कब्जा, जिससे कि जनता जो है सो सरकार के जूते के नीचे रहे. यह स्थिति क्रिएट की गई. तो भारत उसमें फंसा हुआ था, लेकिन अमेरिका उसमें नहीं फंसा. अमेरिका में प्रोडक्शन का काम कॉरपोरेट के हाथ में और कंपनियों के हाथ में मुक्त था. अमेरिका एक सामाजिक वामपंथ, कल्चरल मार्क्सिज्म, सांस्कृतिक वामपंथ के चंगुल में फंसा और 1950-60 के दशक से फंसना शुरू किया और फंसता ही चला गया. तो भारत 1991 के आसपास से के बाद की स्थिति में भारत अपने समाजवादी सरकारी नियंत्रण यानी आर्थिक वामपंथ से निकलने का प्रयास कर रहा है, जबकि अमेरिका जिस सांस्कृतिक वामपंथ में 1950 और 60 के दशक से फंसा है और फंसता जा रहा है, वह भारत में अभी पहुंच रहा है. तो हम 60 साल पीछे चल रहे हैं. जो काम अमेरिका में 1960 में हुआ, भारत में 2020 में हो रहा है. और हम अमेरिका में जो हो रहा है वह भारत में होने वाला है. यह उल्टा नहीं है, यह टाइम फ्रेम को समझने की बात है. तो अमेरिका में जो भी हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका में रेस कन्फ्लिक्ट बढ़ा, अमेरिका में दंगे हुए, अमेरिका में परिवार टूटे, अमेरिका में फेमिनिज्म फैला, अमेरिका में समलैंगिकता फैली और अमेरिका में ड्रग्स आए. जिस तरह से लोगों की जिंदगी बर्बाद की गई, वो सब कुछ जो उस दशक में हुआ और लोगों को, बच्चों के तक के माइंड पर जो कंट्रोल हुआ कि पूरी नई पीढ़ी को लिबरल बना दिया गया, पूरी नई पीढ़ी को वामपंथी बना दिया गया, वह काम भारत में अभी चल रहा है.
इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। आर्थिक वामपंथ जो है वह एक साइड इशू है, कंप्लीटली साइड इशू है। आर्थिक वामपंथ का भारत में जो रूप आया है वह भी अमेरिका से देर से आया है। 60s में अमेरिका में एक वेलफेयर स्टेट बनाने का काम, बेसिकली वह काम रूजवेल्ट के समय से शुरू हुआ था, और 60s में एलबीजे के समय में, लिंडन जॉनसन के समय में बनाने का काम, समाजवादी वेलफेयर स्टेट बनाने का काम और लोगों को वेलफेयर पे रखने का काम और बढ़ाया गया। भारत में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 के बाद जब मनरेगा लाया तो उसे ही इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है कि जनता को सरकार पे डिपेंडेंट बना दो, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए और हम एक गरीब देश बन जाए। तो हम पीछे चल रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका में जो हुआ है वह बहुत बुरी तरह से है। अमेरिकी वामपंथ जो है सो बहुत ज्यादा इंट्रेंच्ड है, वेरी डीपली इंट्रेंच्ड। सौभाग्य से हमारा वामपंथ हमारे माइंड पर उतने डीपली इंट्रेंच्ड नहीं है। जो चर्चा हम भारत में कर ले रहे हैं, अमेरिका में अब तो यह स्थिति आ गई है कि यह चर्चा करने पर लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अभी लोगों से पूछा जा रहा है, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछा जा रहा है कि कहीं तुम ट्रंप के सपोर्टर तो नहीं हो। तो वहां यह स्थिति आ गई है। तो जो टोटलिटेरियनिज्म जिसको मैंने कहा, वह जो अल्टीमेट स्टेज है वामपंथ का, वह अमेरिका में आने वाला है। या लैंड ऑफ द फ्री एंड होम ऑफ द ब्रेव, अमेरिका अभी बिल्कुल उस चीज को महसूस कर रहा है कि लोगों की फ्रीडम जा रही है और लोगों को कायर बनाया जा रहा है, उनसे हथियार छीनने की तैयारी की जा रही है। तो अमेरिका बहुत बुरी स्थिति में है, हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में है। हम बहुत लकी हैं, हमने जो 2014 में देखा और हम जो स्थिति से काफी कुछ बाहर निकले। अगर हम एक चुनाव हारें और सत्ता उन लोगों के हाथ में जाए, कोई भी एक चुनाव, तो हम बहुत तेजी से उस फिसलन भरी राह पर जाएंगे और हम अमेरिका से ज्यादा तेजी से उस फिसलन भरी राह पर जाएंगे। अमेरिका को उस राह पर जाने से एक चीज रोकती है, उनका सेकंड अमेंडमेंट, जो उनका हथियार रखने का जो अधिकार है वह अमेरिका को बचाए हुए है। कि वहां पर जब वामपंथी लोगों के जीवन पर कंप्लीट कब्जा करके उसको कुचलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें इस बात का डर है कि एक आम अमेरिकी जो हथियार निकालने को तैयार है वह बाहर आएगा और वह रेसिस्ट करेगा। जो कैपिटल पे भीड़ लगी, मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूं कि वह अमेरिका का स्पिरिट जिंदा है। अमेरिका ने अपने स्पिरिट दिखाया कि हम सड़कों पर निकल सकते हैं। भारत में लोगों के पास हथियार भी नहीं है, तो आपके पास वह रेसिस्टेंस भी नहीं है। इसलिए अमेरिका में जो हुआ वह बहुत ज्यादा गहरा है। अमेरिकी वामपंथ की पकड़ अमेरिकी जीवन पर बहुत ज्यादा गहरी है। हमें प्रयास करना है कि हम उस दिशा में न जाएं। गिरीश कुमार, सरप्राइज है हम आपके अद्भुत विश्लेषण से। किसी संप्रदाय को निजी मुद्दों पर हस्तक्षेप का हक नहीं। अब सवाल है कि वामी किस मुंह से आज़ादी की बात करते हैं। अरे साहब, आप जरा कभी बैतुल खला जाके तो देखिए। तो वामपंथी दो मुंह रखते किस लिए हैं? एक मुंह से आजादी की बात करते हैं। ये सिर्फ उनका ही मामला नहीं है, ये इस्लामियों का भी है। इस्लाम का चेहरा मुसलमानों के लिए या मुस्लिम स्टेट में या इस्लामी स्टेट में नॉन मुस्लिम्स के लिए दूसरा होता है, और जहां वो कम होते हैं तो वहां बिल्कुल दूसरा होता है। जब वो 5% 7% हैं तो बड़े डिफरेंट होंगे, और 25% हो जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और इसके लिए पूरी डॉक्ट्रिन है। गैर मुस्लिम देशों में आप इतने 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 हो जाओ तो ये करो, इतने हो जाओ तो ये करो, इतने हो जाओ तो ये करो। वैसे ही लेफ्टिस्ट हैं। अमेरिका के बारे में इतनी जहानत भरी उन्होंने बातें की, बहुत ही काबिलियत। अमेरिका के सबसे अच्छे बढ़िया चर्चित प्रेसिडेंट का नाम बताएं। किसी को भी कैनेडी याद आएगा, वो पप्पू का ही संस्करण था। अच्छे, मगर उसको ऐसा ग्लोरीफाई किया, अद्भुत। जो बड़े लोग थे जिन्होंने वहां के सिस्टम को, जैसे निक्सन के समय तक जो सबसे बुरा प्रेसिडेंट वहां बनाया जाता है, उसने डिमोनेटाइजेशन किया था। $100 से ऊपर का कोई नोट अमेरिका में नहीं चलेगा। $20,000 या प्लस आपके पास कैश है तो इसे ड्रग मनी मान के सेक कर दिया जाएगा। ये बहुत सामान्य बात लग रही होगी।
मगर इसे इस तरह से देखिए कि भारत में अगर डिमोनेटाइजेशन की बात तय कर देती सरकार की 100 रुपए से बड़ा नोट नहीं होगा, तो अगर मुझसे कोई मिनिस्टर, मैं ठेकेदार हूं और मुझसे कोई मिनिस्टर 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो एक ट्रक में मैं नोट भर के लेके जाऊंगा, पूरा ड्रामा होते हुए। अफीम चरस का धंधा कैसे चलेगा, किडनैपिंग कैसे चलेगी, सब जीरो हो जाएगा। अमेरिका में ये जीरो निक्सन ने किया था, उसकी दुर्गत कर दी, उसे बिल्कुल भमोड़ के मारा। और ये बिल्कुल ये लफंगा था, उसको सबसे बड़ा ग्लोरीफाई ये है जहनों में बैठा हुआ, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, सारा मीडिया वो जैसे मर्जी है सब। इस बार ट्रंप ने चैलेंज किया, दीन का, ये आतंकवाद का दीन किसने बताया? इससे पिछला जो प्रेसिडेंट था वो सब अरब कंट्रीज में बोला कि हमें इस्लाम की गलत व्याख्या करने वालों को सुधारना है। ये वहां जाकर बोला इस्लामी आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। ये वो शख्स है जिसने पहली बार, ट्रंप ने दीन का, आतंकवाद का दीन बताया, उसको भमोड़ के मार लिया। वामपंथ बहुत बहुत काइयां लोग हैं, बहुत धूर्त लोग हैं। हमारा देश तो अभी सुरक्षित है और उसका कारण है कि परिवार बहुत मजबूत है हमारे यहाँ भी। परिवार नहीं टूट पा रहा है, उसको तोड़ने की पूरा प्रयास चल ही रहा है। महिलाएं अलग हो जाए, महिलाओं के सिलसिले में गेज डेवलप हो जाएं, दुनिया भर की फजीते की बातें हो रही हैं, और ये दोनों उनके अंदर भी हैं, इस्लामियों से भी पूरी तरह से मैच करती हैं हरकतें। तो बहुत तेज तर्रार लोग हैं, भाग्यशाली हैं हम कि अभी भी परिवार नष्ट नहीं हुआ है। अभी भी हम अपने बड़ों का लिहाज करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमसे ऐसा कुछ ना हो जाए, उसी ने हमें सुरक्षित रखा हुआ है। अगला प्रश्न है डॉक्टर विलास चौहान, प्रेजेंट गवर्नमेंट हु हैव मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट स्टिल, व्हाट मे बी द रीजन गवर्नमेंट इज बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट? The government holds the parliament. Government controls the parliament. They control the street. सीधी सी बात है। वामपंथियों का यह पुराना तरीका रहा है, सड़क पर भीड़ जुटाओ। सड़क पे भीड़ जुटाने के लिए बहुत लोग नहीं चाहिए होते हैं। सड़क पे भीड़ जुटाने के लिए 1.3 बिलियन 1.4 बिलियन के देश में आप 25,000 50,000 हिंसक लोगों को लाकर सड़क पर खड़ा कर दें तो लगता है कि पूरे देश में वो बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ा। अब 50,000 आदमी जुट जाते हैं, उन्हें जुट जाते हैं, वो 50,000 आदमी जुटाने का काम उनके ठेकेदार कर देते हैं। जैसे कि आप घर बनवा रहे हैं और आपको लेबर चाहिए, तो आप जाकर एक एक लेबर को नहीं पकड़ते हैं, आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ 50 मजदूर लेकर आ जाता है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, वामपंथी जो है सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। इनके पास बिठे बिठाए लोग हैं, बुरके वालियां हैं, वही बूढ़ी वाली सीए वाली दादी है। तो ये सारे पेड लोग हैं जिनके पेरोल पर है, चलो 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 धरना देने चलो, चलो चलो भीड़ लगाने चलो। उसके पीछे वो लोग हैं जो कि आग लगाएंगे, वायलेंस करेंगे, इनमें से 2-4 मरेंगे। तो इस्लाम के अंदर जिंदगी का मतलब भी क्या है? जीकर ही क्या करेगा बंदा? बिल्कुल, लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ। तो भीड़ जुट जाती है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको भीड़ लगाने आता है, उनके पास भीड़ लगाने के लिए लोग हैं। आखिरत से डर भी है और आखिरत से प्रेम भी है। देखिए ऐसी विचित्र स्थिति है। क्यों तुफैल जी? पक्की बात। अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे में किसान सिलसिले में पूरे ये बंद गोभियां काली, जालीदार टोपियां, सब नारे लगाते हुए, अबे तुम किसान कब से हो गए बंबई में? मगर ये है कि उन्हें भीड़ जुटाने के लिए इस्लाम सपोर्ट कर रहा है। ये जो एक दूसरे के साथ गठजोड़ है जबरदस्त है। और मुसलमान जब भी बात करते हैं उनके पास एक ही बात है, जन्नत। एक ही इनाम है, एक ही डर है कि जहन्नुम में जाओगे और जन्नत में तुम्हें, वो भी तो जन्नत का भी तो है, वो औरतों के पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जरा सी एक वाकया ले लूं छोटा सा। हाँ बिल्कुल, अरे साहब आपके वाकये तो इसके 4 चांद लगाते हैं हमारी गुफ्तगू में। ये जो अपने ये आजाद साहब है ना, 2-4 कोई शेर व शायरी भी, कोई शायरे व शायरे का भी किस्सा सुना दीजिए। गुलाम नबी आजाद का भांजा, मेरे बॉम्बे में दोस्त हैं, बिल्डर्स हैं, वहाँ के बड़े बिल्डर्स हैं। उनके यहाँ डिनर से पहले हम बैठे थे तो उनकी मदर ने मुझसे कहा कि ये बहुत दुखी करता है, तबलीग करता है। मैंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, मगर आपको कोई पॉलिटिकल उससे कुछ गेन करना हो तो मुझे मत कराओ, क्योंकि इसके बाद ये दोबारा घर में नहीं घुसेगा। नहीं साले से निपटो। मैंने ठीक निपटेंगे। वो आके बैठ गए और हस्बे मामूल उन्होंने शुरू कर दी।
तो मैंने उनसे ही पूछा कि साहब ये जो जन्नत है, जाने के बाद ये जो हाजी हैं, गाजी हैं, नमाजी हैं, जन्नत मिले, बोले इंशाल्लाह और सुभानअल्लाह और टाइप की बातें। मैंने कहा हाजी, नमाजी और गाजी तो औरतें भी हैं। तो समझ गया सही आदमी तक कहाँ जा रही बात। तो बोले नहीं गाजी। मैंने कहा कैसे नहीं है, जनाब आयशा गई थी अली के खिलाफ लड़ने ऊंट पे बैठ के, जब उन्होंने कहा था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, रसूल ने खुद अपने तलाक की, समझिए कितनी मजेदार बात है, उन्होंने अली को, अपने दामाद को इसका हक दिया था कि वो जरूरत समझें तो उनकी बीवियों से उनको तलाक दे दें। मोहम्मद की डेथ के बाद तलाक की बात है ये, क्योंकि रसूल की बीवियां उनके मरने के बावजूद उनकी मनकुआ रहती हैं, निकाह में रहती हैं। तो उसने कहा तू आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा जन्नत में हाजी, नमाजी, गाजी को 72 हूरें और 70 गिल्मा मिलेंगे शराब के। बोले जी। तो मैंने कहा इन औरतों को क्या मिलेगा, हाजी, नमाजी, गाजी? अब वो साहब उसने कांटा पटक के मारा और खड़ा हो गया, बोले मैं बिल्कुल रुकने नहीं। मैंने बताइए तो साहब, एक सवाल पूछा है आपसे कि इन्हें क्या मिलेगा। आखिर आप उनके साथ फर्क कैसे बरत सकते हैं? नमाजी वो भी हैं, हाजी वो भी हैं, गाजी वो भी हैं। वो भाग लिया, उसके बाद साफ हो लिया। तो ये जो जहानत है इनकी, इस्लामियों की, गजब की है, गजब की है। मगर इस मामले को झंझोड़िए तो ये बहुत कमजोर नींव पर रखा हुआ है। सिर्फ एक चीज, ये गिल्मों के जो आपने तादाद बताई, मैंने तो सुना 72 हूरे और 28 गिल्मे। नहीं 70 है साहब, 70 है बाकायदा 70 है। ऐसे नहीं मानता मैं, हदीस नहीं, मैं कुरान, एक मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ, कुरान मेरे सामने रखिए। गिल्मा का जो वर्णन है, देखिए इसमें एक जहानत भरी बात यह है कि गिल्मा को कहते हैं गुलाम की जमा। अच्छा, इसमें एक और अर्ज कर दूं कि गुलाम की जमा तो है, मगर इगलाम, होमोसेक्सुअलिटी के लिए जो लफ्ज है इगलाम, एक्टिव के लिए मुगलिम। तो गिल्मा, अब ये देखिए इसमें जुमला है, ये सूरा दहर है, 76वीं सूरा और उसकी आयत नंबर 19। जो नमाजी, हाजी, गाजी वहां पहुंचे उनके साथ, और उनके पास ऐसे लड़के आ जा रहे हैं जिनकी अवस्था एक ही रहेगी, तुम उन्हें देखोगे तो लगेगा मोती बिखरे हुए हैं। सुभान अल्लाह, यह कुरान है। उन पर बारीक हरे रेशमी कपड़े हैं, दबीज रेशमी कपड़े भी, और चांदी के कंगनों से आभूषित किए गए हैं। अब मैं समझ नहीं पाता कि मेरा खादिम एक ही अवस्था में, एक ही उम्र में क्यों रहेगा और वो चमकता मोती की तरह क्यों लगेगा। ये तो साहब सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। और मलिक काफूर होगा वो, हाँ बिल्कुल, काफूर की शराब पिलाएगा वो, और ये सब बातें हैं। अच्छा, कुरान को तो, जैसे अभी कल परसों ही तो हम बात कर रहे थे आपके साथ, कुरान को तो कब इस्लाम में 20% हिस्सा है, असली चीज है हदीस, जिसमें बाकायदा चैप्टर हैं इसके। जैसे इसका बिल वार्नर ने पूरी एनालिसिस की है। 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरतुल नबी है। बिल्कुल ठीक बात। हदीस इस पर भी है, फतवे इस पर भी हैं, जानवर के साथ सेक्स किया जाए तो क्या क्या नाजायज है और क्या जायज है, और किस काम के बाद आप कितना करें और उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं, पाकी की जरूरत नहीं है, या कब आपको अपना वुजू टूट जाएगा, ये सारी अब होता क्या है, जैसे किसी आम हिंदू बच्चे के अंदर ज़हन में किसी जानवर के साथ सेक्स करने की बात नहीं आती, उसके अपब्रिंगिंग का हिस्सा नहीं है। ये बचपन में पढ़ाया जा रहा है कि तुम किसी बकरी के साथ और फलानी के साथ, इसका नतीजा है, क्योंकि इस पे डाटा अवेलेबल है कि जो इस्लामी कंट्री हैं उसमें सुअर के साथ और बकरी के साथ सेक्स करने की साइटें सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं। तो चूंकि पढ़ाया गया है, खोपड़ी में घुस गए, तो पूरा समाज इतना वाहियात बन के आ रहा है। और अजीब और गरीब बात है, मगर उसका, इन सारे कोर्सेज का, और ये कोर्स कब तय हुए थे, बाबर लाया था हिंदुस्तान में मदर से, उस जमाने की चीजें आज भी चल रही हैं, आउटडेटेड, सारी पुरानी पिछड़ी बातें, उससे बाहर नहीं आते। आए कैसे, कोई चैलेंज तो करे। जो काम आप हम लोग कर रहे हैं, ये काम बड़े पैमाने पर हो, तब इसका असर पड़ेगा। अभी वो साहब तशरीफ लाए थे, जिनसे इकराम साहब थे, बहुत ही ज़हीन आदमी है, इनसे कहिए, इनसे बात हो, उनसे कहिएगा कि भाई हमारे यहाँ पर्दे में शरीक हो, मगर हमारी बहसों में आओ।
बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है। तो ऐसे लोगों को आगे इनको विकसित करना, इनको आगे बढ़ाना, क्योंकि ये जो मदरसे के मुल्ला हैं वो तो इसी में लगे हुए हैं और कोई काम ही नहीं आता। तो इन कमबख्तों को से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो अनिवार्य कार्य है। जी, अगला प्रश्न रहता है, कौस्तुभ, if Bhagat Singh was Marxist as leftist claim, then why he killed Saunders for Malviya ji? Why he admired Savarkar ji? Please explain. He wasn't a Marxist. किसने कह दिया Marxist? ये तो मार्क्सिस्टों ने कहा है कि he was a Marxist. क्यों भाई राजीव जी? ये सबको हाईजैक करते हैं। भगत सिंह को एक जमाने में हाईजैक किया, अभी भारत के वामपंथी गांधी जी को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। गांधी जी के लिए रोने वाले दिखते हैं वो सबसे ज्यादा। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा रामराज्य को हाईजैक कर रहे थे कि रामराज्य ही समाजवाद है। तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर भगत सिंह की मृत्यु हुई थी 23 वर्ष की उम्र में, नहीं, अगर मैं सही हूं तो अगर 23 वर्ष की उम्र में, 20-22 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की ने अगर लेनिन की जीवनी पढ़ भी ली थी तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। 20-22 साल, 19-20 साल की उम्र में आदमी उस तरफ देखता है, इसका यह अर्थ नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं। मैंने पूरा सोवियत लिटरेचर पढ़ा हुआ है। हाँ। उस टाइम बड़ी सस्ती सस्ती किताबें जैसे आप बता रहे थे ना वो मिलती थी। आपने भी पढ़ी हुई है सारी, मैंने भी पढ़ी हुई है। तो आप अगर मैं 22 साल में मर गया होता तो मैं मार्क्सिस्ट मर गया होता भाई। नहीं, आपका उद्धार हो गया। भगत सिंह प्रामाणिक आर्य समाजी थे, प्रामाणिक आर्य समाजी थे। क्योंकि उनकी फांसी के बाद उनके साथ उनका जो साहित्य मिला उसमें लेनिन के बारे में भी था, तो इसलिए उनको मार्क्सिस्ट, जैसे एक नाम बताता हूं, प्रेमचंद, उनको मार्क्सवादी बता दिया जाता है। किस आधार पर? उन्होंने हंस मैगजीन निकाली। उनकी जो हंस मैगजीन है और ये राजेंद्र यादव की हंस मैगजीन है, दो अलग चीजें हैं। मगर चूंकि इसका नाम भी हंस है इसलिए वो मार्क्सवादी हो गए। राजेंद्र यादव मार्क्सवादी है तो उनके पहले जो निकली थी उनको मार्क्सवादी बना दिया। कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का, ये कब्जे जमाना है। और दूसरे, चूंकि सत्ता इनके हाथ में थी, एक लंबे अरसे कांग्रेस के शासन काल में सारी एकेडमी इनके हाथ में, यूनिवर्सिटीज इनके हाथ में, तो लोग उनकी तरफ आते थे, जो थाली के बैगन थे वो झुक जाते थे। वो वाली स्थिति है, तो वो सबको मार्क्सिस्ट बताए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर मेरी लाइब्रेरी की तलाश करेंगे तो उसमें आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी मिल जाएगा, उसमें माइन कैम्प भी मिल जाएगा, और उसमें जो है वो पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर भी मिल जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है। तो भाई हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भगत सिंह किसी भी तरह से मार्क्सिस्ट नहीं थे, पूरे आर्य समाजी थे, गीतानिष्ठ थे, ये और समझ लीजिए। और इसमें एक बात और है कि इससे यह भी पता चलता है कि मार्क्सवादियों की अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी कम है, कि वे हमेशा दूसरों से क्रेडिबिलिटी उधार मांगते फिरते हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, संजय कुमार सर, इस्लाम एक विदेशी धर्म है, इसके मजहबी किताबों में संभवतः किसी जाति का उल्लेख नहीं है, फिर मुसलमानों की जातियों का एवं आरक्षण का आधार क्या है? बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तो आपको सीधा सा रेफरेंस दे देता हूँ, हमारे जयपुर डायलॉग्स का ही एक कूफू कफात पे एक एपिसोड है। तो जो कूफू है उसको, वैसे तो उसका मतलब होता है समान, और कफात का मतलब होता है समानता, लेकिन वस्तुतः वो समानता के नाम पर वो इस्लाम के असमानता के सिद्धांत हैं, और उन असमानता के सिद्धांतों से वंशवाद, जातिवाद, नस्लवाद, हर तरह का वाद उसमें उसी से आता है। तो वो आप एपिसोड देख लें, आप सब स्पष्ट हो जाएगा। फयाज अहमद साहब के साथ है वो एपिसोड हमारी। एकलव्य सिंह तुफैल सर, स्टोरीज रिमाइंड मी ऑफ एन ओल्ड इंसिडेंट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग अब्रॉड. A fellow Muslim classmate advised an Australian female professor that she couldn't consume banana in the class, in the cafeteria, as it would arouse other men. ये बात बिल्कुल सही की, मतलब आपके 100% आपके फतवे के हिसाब से सही है। जुमला बहुत उम्दा है। आखिर पढ़िए, बनाना इन द क्लास, आगे का in the cafeteria as it would arouse other men. तो इससे समझ लीजिए एक तो ज़हनियत उसकी कि बनाना देख के आदमी में कैसे तब्दीली आ रही है,
तो ये औरत खा रही है ना बनाना। मदरसा ब्रांड। और अल अज़हर यूनिवर्सिटी का फतवा है, खीरे केले ये नहीं औरतों को खरीदने चाहिए। और एक नाम और लेता हूं, एक बड़ा नाम है जोश मलिहाबादी शायरी का, मलिहाबाद के थे, उनकी किताब है यादों की बारात। उसमें ये है कि उनके घर में वो कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान में थे, छोटे थे, तो हमारे घर में केले खीरे कट कर आते थे। जब घर में दाखिल होते थे तो उनकी शेप बदल दी जाती थी, काट के भेजे जाते थे। जहन कितना बढ़िया है, कैसे लोग हैं। क्योंकि कंट्रोल नहीं है उनका। तो काफिरों के साथ इस्लामियों का व्यवहार और सेक्स, ये दो के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। सब यही, इसी पर सब बेस्ड है, सब सारी बातें यही। जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेक्स, बिल्कुल ठीक बात। मगर इस हद तक खीरा औरत नहीं खरीद सकती, खीरा देखेगी तो उसके फेलुस याद आएगा। तब बिल्कुल ही विक्षिप्तता की सीमाएं हैं, खोपड़ी बिल्कुल ही खराब है। मगर क्या किया जाए, ये इस्लामियों का जलवा ऐसा ही है। आपको फतवास पढ़ना चाहिए, उसमें ये जो बड़े नाम है अली रजा और फलाने, इन लोगों ने कैसे कैसे फतवे दिए हैं, सर पीटने का मन करता है कि। और ये लोग अपनी कौम के लीडर समझे जाते हैं। कौम को क्या हो गया है? आप बात करते हैं साहब, हमारे आला हजरत जी जी। अहमद रजा बरेलवी साहब ने तो 3 जिल्द की किताब लिखी है ये सिद्ध करने के लिए कि धरती चपटी है और सूरज जो है वो धरती के चक्कर काटता है। 3 वॉल्यूम्स। और ये जो है ये सवाब है इनके ऊपर। इसके खिलाफ अगर कुछ भी सोचेंगे तो तुरंत गुनाह हो जाएगा। हम तो वैसे ही काफिर हैं, हम तो वैसे ही काफिर हैं, बल्कि मुशरिक हैं, तो देखते ही मार डालने वाले लोग हैं। हम मर नहीं रहे, ये अलग बात है, मारने पर तुले हुए। अगला सवाल रविंद्र, बीजेपी पॉलिटिशियंस लैक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग इन रूथलेसनेस। क्यों, अमित शाह जी से आपका परिचय नहीं लगता? That's why left is still more powerful than BJP. Also capture Bollywood, social media and education systems. कुछ yes, काफी आपकी बात सही है काफी हद तक। We agree. Dr. Vilas Chauhan sir, please suggest authentic version of Quran in English and Hindi, publisher etc. It will help many viewers. एक सेकंड साहब, मैं बताता हूँ जी। मैं नंबर ही देता हूँ, नंबर ही दिए देता हूँ, निकालता हूँ। सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक मानी जाती है मक्तबा अल हसनात दिल्ली की है। नंबर ले लीजिए 01141563256। दूसरा 01123271845। तीसरा है 01123241934। ये आपको डिस्काउंट भी देंगे 25-30%, और कुरान आपके यहाँ भेज देंगे, या किसी से भेज के मंगवा लीजिए। दिल्ली में है, कूचा चेलान में है शायद इनका ऑफिस। मक्तबा अल हसनात बहुत ऑथेंटिक है। इस कुरान को पढ़िए, मगर इसको समझेंगे कैसे? चूंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कुरान की एक आयत कुछ कहती है कि एक गुलाब की बात करती है, तो दूसरी चांद पे चली जाती है, तीसरी खीरे की बात करती है, चौथी रिक्शे की बात करती है। अब समझेंगे कैसे? कुरान जो है बगैर हदीस के और सूरतुल नबवी के आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, और उसमें तकरीबन 400 रेफरेंसेस हैं। बहुत जहानत भरी किताब है। कुरान का एक वर्जन जो मुझे बहुत जिसने मदद की, अ सिंपल कुरान करके है, लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक अ सिंपल कुरान को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया गया है। कुरान का लेखक तो मोहम्मद ही है, मगर उसकी अ सिंपल कुरान जो है ट्रांसलेशन हो। आप क्यों कुफ्र बक रहे हैं? वह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और साथ में रेफरेंस भी दिया हुआ है हदीसों से कि कौन सी आयत जो है वह किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, और उसका इस्लामिक हिस्ट्री से क्या कॉन्टेक्स्ट है। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं जरा गूगल कर लेता हूँ उसके लेखक का नाम। नंबर दीजिए उनका, कहाँ से मिलेगी दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो बहुत काम की चीज है। चलिए साहब,
मार्क्स, प्रदीप शर्मा, मार्क्सवाद और इस्लामियत का उदाहरण बॉलीवुड है। ये तो बिल्कुल सही है उदाहरण। एक सीन में भगवान और मूर्ति पूजा विरोध करता हुआ हीरो, अगले सीन में नमाज पढ़ता हुआ सच्चा देशभक्त मुसलमान। जावेद अख्तर साहब है ना हमारे हमारे प्रिय। दोनों ही हैं, सलीम जावेद, दोनों उनके दूसरे साथी भी, वो भी ऐसे ही हैं। वो तो फिर भी ठीक है, उनके तो ड्राइंग रूम में मैं गया हुआ हूँ, उसमें गणेश जी की मूर्ति रखी हुई, पूजा होती है। गया हूँ, उनके घर गया हूँ। आगे गौरव सेतु, रीड ऑल SNA पेज 130 135, वाई प्लस मिस्ट्रेस मोर देन 20। ये क्या है अभी एली? पेज 130 135, मिस्ट्रेस 20, ओनली वन चाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट निकाह, हाउ कैन इम्पोर्टेंट बी अ रेपिस्ट? भाई साहब माफ करें, ये सवाल हम नहीं ले सकते। देखिए, हमें जिंदा भी तो रहना है आखिरकार। मैं तो जवाब देने को उत्सुक था। आप रहने देगा प्लीज, धन्यवाद। ये सवाल मैं नहीं लूंगा, मैं गुस्ताखी बिल्कुल नहीं कर सकता। अभिलाष नंदा, since Marxists depend on unraveling existing systems, can they be questioned on a system to replace by becoming the judge? Of course, they are always judging। वो तो बोला ही था ना हमारे राजीव जी ने। क्यों राजीव जी? Since Marxists, sorry, मैं कुछ और सर्च कर रहा था। Marxists depend on unraveling existing systems, can they be questioned on a system to replace? मार्क्सिस्ट्स हमेशा सवाल खड़े करते हैं और यह उनको जज की पोजीशन में बिठा देता है। आप कितने भी अच्छे जवाब दे देते हैं, उनकी अथॉरिटी होती है और वही जो ये अथॉरिटी लेते हैं, इसका वह बहुत दुरुपयोग करते हैं हर तरह से। तो जैसे पूछता है भारत जो भाषा है, तो देश जानना चाहता है, रवीश कुमार पूछते हैं जो हर रोज। तो यह उनके पास अपने जवाब नहीं है। उनसे आप पूछें, आपने दुनिया के जिन देशों में सत्ता पाई, आपने दुनिया के जिन देशों में शासन किया, वहां पर आपने क्या अचीव किया, या भारत के जिन राज्यों में आपने शासन किया उनसे आपने क्या अचीव किया, या आप जो सिस्टम प्रपोज करते हैं उसमें आप जो देंगे उसका जो कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा और हम क्यों बियर करेंगे कॉस्ट? हम उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करते। तो हमें उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा, उसके लिए वामपंथियों का इतिहास जानना होगा और वामपंथियों की हरकतें समझनी होगी। अक्सर वो क्या करते हैं, कटघरे में खड़ा होने से बचने के लिए वे अपने आप को आजकल वामपंथी भी नहीं बोलते, वे अपने आप को लिबरल बोलते हैं और वे अपने आप को इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उनकी जो सारी हरकतें हैं वह सब इंडिपेंडेंट बॉडीज द्वारा की जा रही हैं। कहीं एक जगह यहाँ मजमा लगाया और दंगे किए, वहां पर फैक्ट्रियों में हड़ताल करवाई, तो बच्चों को के स्कूल में कुछ भी गलत सलत पढ़ा रहे हैं। दे विल नेवर ओन दैट ऑल दैट इज डन अंडर वन सिस्टम। तो आप उनको एक साथ कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आपको उनकी हरकतों को डॉक्यूमेंट करके उन्हें उनसे जोड़ना होगा कि यह सारी हरकतें एक ही ग्रुप की हैं। और दूसरी बात है, आजकल वामपंथी अपने आप को वामपंथी भी नहीं कहते, तो आप उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कभी कहा किसी ने, रवीश कुमार कभी खड़ा होकर नहीं कहता कि मैं मार्क्सिस्ट हूं या मैं क्या हूं। वह जमाना चला गया जब वामपंथी झोला लेकर अपने आप को वामपंथी कहते थे और लाल झंडा लेकर खड़े होते थे। आजकल वो लाल झंडा लेकर नहीं खड़े होते, इसलिए उन्हें कटघरे में खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल, आज 2020 में भी हमारा मोमिन पड़ोसी ये बता रहा है कि अगर घर हिंदू आ जाए तो 3 बार पूरे घर को धोना चाहिए। ये उलमा उसको बताते हैं। क्या ये भारत में अपार्थाइड हो रहा है? नहीं, इसी बहाने कम से कम थोड़ा सफाई का ख्याल कर लें। मैं तो चला जाऊं, जब किसी का घर महक रहा हो ज्यादा तो मैं उसके घर चला जाऊं कि इस बहाने से उसका घर धुल जाए। अगला इकराम अहमद, हाँ क्या कह रहे हैं इकराम जी? इकराम जी क्या कह रहे हैं? ये जो बात कह रहे हैं कुछ हद तक सही है। शिया कहा मैं तो देखा ही नहीं अभी तक। शिया हजरात पर ये आम सुन्नियों का इल्जाम है कि वो थूक के पानी पिलाते हैं, जो पानी देते हैं उसमें थूक देते हैं।
ये तो उनका सुन्नियों के साथ व्यवहार है, काफिरों के साथ तो जो होगा तो होगा। ये बात बिल्कुल सही है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पढ़ाया जाता है, नजिस बताया जाता है, घिनौना ऐसा बताया जाता है। I am about to finish your book, Sanjay ji, and writing you an exhaustive email. Today's video इमरान was साहब आप शरीक क्यों नहीं होते बहस में? आइए ना इस पर संजय जी के प्लेटफॉर्म पे, चाहे सामने चेहरा मत लाइए, कोई पर्दा लगा लीजिए, मगर आइए बात कीजिए। आप जितना बढ़िया बता सकेंगे अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल दीपेश सेठी जी। Sir, how and why left and Muslims make such an alliance, although they are contradictory, and why they get unconditional support of elites and film industry? इसी पे तो चर्चा हो गई सारी। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे इस पे? शायद बहुत कुछ कहा जा चुका है इस पर। हाँ, बहुत कुछ कहा। मैं चर्चा ही इसी पे। बिल वार्नर की किताब है, सॉरी मुझे नाम नहीं ध्यान था, अ सिंपल कुरान, बिल वार्नर की किताब है, सभी तो जानते ही होंगे। हाँ, बिल वार्नर की छोटी सी है इतनी। हाँ, पर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने की वजह से मुझे पहली बार मैंने कुरान पढ़ा तो वहीं से थोड़ा बहुत मुझे उसका सरपूछ समझ में आया। राकेश शर्मा वाज नेताजी अगेंस्ट हिंदू नेशन। ये आज का विषय तो नहीं है वैसे, तो ऐसा उनके सामने ना तो कभी प्रसंग आया, न मैंने कभी उनके इस बारे में विचार सुने, तो इसलिए ये प्रश्न जो है थोड़ा बेमानी सा है। CR तुफैल जी, I find some Christians sitting on fence, potential for घर वापसी. Can I contact you then? I am from the south. पक्का साहब, पक्का पक्का। और इसका एक आसान तरीका है, यहाँ पर नंबर देने से तकल्लुफ है मुझे, क्योंकि गालियां बहुत देते हैं लोग मुझे ढूंढ के। तो अच्छा, वो मुझे भी आती है तो मैं भी देता हूँ, तो मगर उससे खोपड़ी तन जाती है खामखा। ये रहता है। आप फेसबुक मैसेंजर पे तुफैल चतुर्वेदी सर्च कर लें, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दुनिया में एक ही नाम है, दूसरा नाम नहीं है तुफैल चतुर्वेदी। उस मैसेंजर में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा। लव टू डू दिस। ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत श्रेष्ठ काम है। पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। अगला उरूजा बानो। तुफैल जी, आपके चेहरे पर सुन्नत का नूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, लतीफा है, बढ़िया लतीफा है। नाम भी उरूजा है, देखिए आप। जी 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 जी, रखा हुआ है कि क्या है पता नहीं। हिंदी वाला नाम है ये उरूजा। Godand, make an account on Patreon or subscriber so that I can make monthly donations and keep doing God's work, as Americans say. Thank you जी, thank you. अब इसके बारे में विचार कर रहे हैं, फिर बताते हैं आपको। लर्न फास्ट, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम, थैंक यू, धन्यवाद। TPS जादव, मार्क्सवादी मुल्लाओं के लिविंग रिलेशन में तलाक कैसे कराया जाए? ये सवाल अच्छे तरीके से पूछा गया है, मुझे पसंद आया। हिंदू जागृति अभी नाकाफी और कमजोर लगती है, इसके सामने भी तो सिर्फ 10% हिंदू ही जाग पाए, बहुत कठिन है डगर पन्न घट की। तुफैल जी, मैं साहब एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हिंदू जाग गए या हिंदू संगठित हों, ये बात कहता कौन है? ये बेसिकली संगठन के लोग कहते हैं, जिनका ये मंतव्य होता है हिंदू संगठित हो जाएं, यानी उनके मेंबर बन जाएं, उनका भाषण सुन लें और उन्हें चंदा दे दें। 100 करोड़ हिंदू कैसे संगठित होगा? इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी समाज, न ईसाई, न मुसलमान, न हिंदू, कोई संगठित नहीं होता इस तरह से, न जागृत होता है। इसके लिए आचार्य, विद्वान, सेनापति, राजा, ये सब होते हैं। वो काम हो रहा है। लक्ष्य क्या है? संगठन का लक्ष्य चंदा देना है क्या? संगठन का लक्ष्य तो हिंदुओं को शुद्ध करना बनाइए, हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। लक्ष्य ही भ्रमित है इन संगठनों का, जो बात करते हैं ना कि हिंदू जाग जाए, यानी क्या करे जाग के? सब सुबह उठ के दांत मांजना, नित्य कर्म करना, इसका मतलब क्या है? हिंदुओं के लिए कोई एक डॉक्ट्रिन, कोई सिस्टम कि भाई ये फॉलो करना है। जैसे मैं निवेदन कर रहा हूं या और लोग भी कह रहे हैं, आर्य समाज ने किया कि शुद्धियों पे लग जाओ, दो की शुद्धि करना जीवन का लक्ष्य ले लो। तो आपको मालूम है कि ये करनी है।
संगठन वाले जब ये कहते हैं कि संगठित हो जाओ, तो उसका मतलब ये होता है कि जब उनका भाषण हो तो उनकी पब्लिक बन जाओ, उनको सुन लो, तालियां बजाओ, और जब वो चंदा मांगे तो चंदा दे दो। इसका कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य करनी है ये कि दो लोगों को शुद्ध करो, और दूसरा, आपके विरोध में जो खड़ा हो, जो उद्दंडता करे, दूसरे की ठुकाई करो। ठुकाई है करनी काम, और कोई नहीं है। यही है असली समझावन लाल जो ये कहते हैं ना, हम वैसे हम दीक्षित जी, अहिंसक ये लोग हैं। बिल्कुल काम की चीज है। वैसे हम प्रकृति से अहिंसक हैं, लेकिन हम अहिंसा की जो हमारी परिभाषा है वो गीता की है, 18.17, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। बस उसको पढ़ते रहिए और निष्काम कर्म करते रहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम्स और वामपंथ का तलाक हम करवा दें, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। उन दोनों से हमें निपटना होगा। हम सोचेंगे कि वे दोनों आपस में, वे दोनों अलग तभी होंगे जब हम नहीं रहेंगे, तभी वो अलग होंगे। तो उनके बीच में ऐसा जहाँ तलाक हो रखे हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं होना है। वे दोनों पंथ जो हैं, ये दोनों पंथ अपने उद्देश्यों को लेकर इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें करना क्या है। जैसा कि गुंडों का हर गिरोह होता है, बहुत स्पष्ट होता है कि उसे लूटना है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं होता। लूटने के बाद बंटवारे के लिए वो आपस में लड़ते होंगे, उससे हमें कोई फायदा नहीं होना। तो उनका तलाक करवाने की उम्मीद कि वे दोनों अलग हो जाएं, उनके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर जाएं और हम उसका फायदा उठा लें, यह उम्मीद बेकार है। हमें उन दोनों से निपटना होगा, एक साथ निपटना होगा। जी, अगला प्रश्न शिवानी बराई, मुस्लिम्स का जेडी सेशन सुन के क्या विचार होता है? कुछ नहीं, प्रबुद्ध चर्चा है, तो उसमें भी वो भी लाभान्वित होते हैं निश्चित रूप से। विजेंद्र फॉर राजीव जी, विशैला वामपंथ का किंडल कब आएगा? मैंने त्रिपाठी जी को कह दिया है, उसको भेज दिया है उसकी कॉपी। मैं इसको फॉलो अप कर लेता हूँ, या इस सप्ताह मैंने सुना था कि काम यह हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने फॉलो अप नहीं किया, और मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी, तुफैल जी कुछ कह रहे हैं आप? अगर आप एनसीआर में हैं तो मुझसे इसकी कॉपी ले सकते हैं। राजीव मिश्रा मेरे पास 100 कॉपी छोड़ गए थे, जिसमें से काफी सारी अभी बची हुई हैं। आप अगर एनसीआर में हैं या कोई आपका मित्र मुझसे नोएडा में लेना चाहे तो ले सकता है। नंबर छोड़ दीजिए मेरे पास, मैं फोन आपको मैसेंजर पे बात कर लूंगा और मैं भिजवा दूंगा। किंडल एडिशन की जरूरत दरअसल सबसे ज्यादा है, जैसे जो लोग यूके में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए किंडल बहुत ही आवश्यक है। तो मैं तो इस पर हमने फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन फिर उसके बाद फॉलो अप नहीं किया। मैं थोड़ा आलस कर लिया लगता है। कोई नहीं, अब हो जाएगा। विवेक सारस्वत, मेरी 7 साल की बाजी कॉन्वेंट में पढ़ती है, उसकी बुक में एयर पोल्यूशन के चैप्टर में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण दीपावली के पटाखे हैं, और त्योहार में दीपावली एक पैराग्राफ में खत्म होती है, और ईद और क्रिसमस पूरे पेज पर है, जिसके लिए मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज किया है। थोड़ा घेराव वेराव कीजिए ना। अहिंसक प्रदर्शन आपका अधिकार है, संविधान प्रदत्त। 50 पेरेंट्स इकट्ठे होकर प्रिंसिपल के कमरे में घुस जाइए और 4 घंटे ससुर को निकलने मत दीजिए, वहीं बैठे रहिए सब उसे घेर के। वॉशरूम भी मत जान दें, उसकी ऐसी तैसी फेर दें, सब समझ में आ जाएगा लोगों को, मगर कुछ कीजिए। Sanatani first, will France be able to defeat this cultural Gramscian Marxism and Islamism? Will India be able to join France and bring about a change? यूरोप जितना आगे बढ़ गया है, यूरोप और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड कल्चरल मार्क्सिज्म के दायरे में जितना आगे बढ़ गया है कि सरकारी स्तर पर किए हुए कामों से इसको निगेट नहीं किया जा सकेगा। सरकारें उलट जाएंगी, बिल्कुल जिस सरकार ने भी इसको छुआ वह सरकार उलट जाएगी, उसका ट्रंप बना दिया जाएगा। तो सरकारी स्तर पर हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि फ्रांस की सरकार कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रभाव को पलट देगी। आपको मतलब ही मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, इनकी एक्सट्रीम राइट विंग कहे जाते हैं यहाँ के कंजर्वेटिव्स, बोरिस जॉनसन को यहाँ के लिबरल इतना दे रियली लव टू हेट हिम,
लेकिन उनकी, बोरिस जॉनसन की जो मैं भाषा सुनता हूं, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि किसी की भी हिम्मत होने वाली है कि यहाँ के कल्चरल मार्क्सिस्ट इकोसिस्टम को डंडे से भी, फोर्सेप्स से भी, दूर से भी छू सके। तो भारत को इससे निपटना है तो अपने स्तर पे निपटना होगा और सामाजिक स्तर पे ही निपटना होगा। सरकारों की हैसियत नहीं है कि उससे होने वाले हंगामे को मैनेज कर सके। हाँ जी, विवेक सारस्वत, राजीव सर निसंकोच कहिए, बॉबी रसगुल्ला अल मर्ग मुसल्लम। चलिए आगे चलिए, धन्यवाद। ठीक कह रहे हैं राजीव, थोड़ा बोल्ड होइए। शंकर शरण जी को तो मैं घसीट लाता हूँ कभी कभी, अब आपको भी घसीटना पड़ेगा, बाहर निकलिए। इशरा कुरैशी, तुफैल जी माशाअल्लाह आप बहुत नूरानी काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह 72 हूरे अता फरमाए। साहब कुछ मुल्ला भी, ये गिलमा भी दिलवाओ, ये जितने मुल्ला है नहीं सालों को सुधारना है। उसके लिए पहले दीन में जाना पड़ेगा। इन कमबख्तों को सुधारना है, बिल्कुल ठीक। बड़ा करम साहब आपका, आपने इस योग्य माना, बड़ा करम। कुंवर सागर सिंह, पर यार महानुभावों आपसे गाइडेंस चाहिए, इनको भी लगता है होने चाहिए। इन माय सिटी इन नवी मुंबई, न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू कम अप, बट रिसेंटली गवर्नमेंट has allotted a land for new Hajj house. If one Hajj house already exists, then why do we need one more? How can we stop it from coming up? Please guide. भाई जो एयरपोर्ट बनेगा तो हज हाउस बनेगा ही, वहां पे तो हर एयरपोर्ट के पास होता है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि वो जो हमारा एयरपोर्ट पे एक जगह होती है, प्रेयर रूम कहते हैं उसको, और बेसिकली वो नमाज पढ़ने के काम आता है। आपको कौन रोकता है जिस समय कोई नमाज पढ़ रहा हो, राम हनुमान चालीसा पढ़ने लगो? कीजिए ना कुछ। अब इसके लिए संजय जी क्या करेंगे यहाँ बैठ के, राजीव लंदन बैठ के क्या करेंगे, मैं नोएडा बैठ के क्या करूंगा? एयरपोर्ट पर जाएंगे तो एतराज करेंगे। और रहा सवाल हज हाउस का, वो तो पॉलिटिकल गेम है, आपका दबाव नहीं है इसलिए हो रहा है। जिस दिन आपका दबाव होगा आपकी चलेगी। ये तो राजनीतिक दबाव का खेल है सारा, जब आपका दबाव होगा वो सुनेंगे। आनंद पलवानी, लाइव व्यूअर्स, एवीपी 1600, रिपब्लिक भारत 2800, इंडिया टीवी 1000, जयपुर डायलॉग्स 2000 प्लस। भाई वाह, आप हमें बिग लीग में शामिल करा रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एनडीटीवी से तो ऊपर है ना हम, दिखाइए भाई दोबारा। एबीपी, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, तो एनडीटीवी से तो ऊपर है। जब इंडिया टीवी से ऊपर है और एबीपी से ऊपर है तो फिर अगला अभिलाष नंदा, राजीव सर को हंसते देखने मजा आ जाता है। ये लो, हमारे हंसने से, तुफैल जी के हंसने से मजा नहीं आता, राजीव जी के हंसने से मजा आता है। ये क्या बात है? तुफैल जी ने जो, मैं तो गुसल कर लेता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे रुक 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 कर हर थोड़े देर पर हंसी आ रही है। मैं लॉग ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं लेट पकड़ के हंसूंगा। ये अगला वर्जन जब ये खत्म होगा तो सुनाऊंगा आपको। मैं अपना उज्र दर्ज करा रहा हूं। चलिए आगे चले। जरा सुस्त हिजाब पहनी लड़कियां मार्क्सिस्ट हैं और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को गाली देती हैं, खुद पर हंसी ना आते उन्हें। बताइए साहब हिजाब के बारे में, और बताइए आप साहब, हिजाब पहनने से जन्नत मिलती है क्या? इस्लाम, ये वाकया हदीस में है कि जो आयशा थी, छोटी सी थी बच्ची, बाहर निकल आई, किसी से मोहम्मद बात कर रहे थे, उसके जाने के बाद मोहम्मद ने उसको घूंसे मारे, तो उसने एतराज दर्ज कराते हुए कहा ये तो अंधा है, अंधा था। तो मोहम्मद ने कहा कि मगर तुम्हारे तो आंखें हैं। कल्पना करें उस व्यक्ति की जो 18-20 साल की लड़की का 65 साल का 62 साल का पति हो, जो स्वाभाविक है। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति 20 साल की लड़की से शादी करेगा, मैं
हदीस छोड़ता हूँ, वैसे बात करता हूँ, क्योंकि इस तरह की शादियां कॉमन हैं इस्लाम में। 60 साल का आदमी एक 20 साल की लड़की से शादी करेगा तो ये तकरीबन दूसरे के पढ़ने के लिए किताब खरीदने के बराबर ही है। तो जाहिर है मारपीट, फिर हिजाब, बुर्का, ये सब करना पड़ेगा। स्त्रियों को ये मानसिकता है, किसी भी अभी अरब कंट्री में यह रद्द हुआ है, जो नया प्रिंस आया उसने बदला है। किसी भी औरत को गार्जियन रखना पड़ता था, बगैर गार्जियन के कोई लड़की, कोई औरत, मेल गार्जियन मस्ट है, चाहे उससे 20 साल छोटा भाई हो उसका बैंक अकाउंट नहीं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तो उस समय था ही नहीं, कुछ भी वो नहीं कर सकती, कहीं नौकरी नहीं कर सकती, कोई बिजनेस नहीं कर सकती। इस तरह की कंप्लेंट्स थी कि 40 साल की महिला है और उसका 18 साल का कजन है और वो मारपीट के उससे सारे पैसे छीन लेता था। मगर उसका कारण वही मानसिकता है जो मानती है कि कोई औरत अगर बाजार जा रही है तो वो सब्जी लेने या कोई और काम करने नहीं, वो छिनाल पहन के ले जाएगी। उसके ऊपर एक मर्द की निगाह जरूर होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि वो पूरा समाज, और ये हदीसों में भरा पड़ा है कि वो सेक्स ओरिएंटेड है, वो इसी तरह से देखता है दुनिया को, सुराख की शक्ल में ही देखता है। नतीजा है उसका है कि वो लगातार ये मानसिकता है। हिजाब भी इसीलिए, अगर मैं सर पे कैप लगाए हूं तो इसलिए उनको बाल कम है, सर में ठंड लगती है, मगर फर्ज बन जाए कि लगाना ही है औरतों को। मैं पाकिस्तान गया तो मेरी जो बहन है, मुबोली बहन, उनके छोटे भाई की बिटिया और सब लोग आए मिलने। वो शायद तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कैसे मुबोली बहन बना सकते हैं? हाँ, वो है, मुबोले रिश्ते नहीं होते, कुरान में एतराज है, मगर हम बना सकते हैं, हम हिंदू है ना। वो नहीं बना सकती, हम बना सकते हैं, हम तो हिंदू हैं। हमारे लिए वो उतनी बहन है, बिल्कुल पक्की बहन है। तो वो बच्ची 15 साल की और हिजाब लपेटा उसने, तो मैंने उसे बुला के इधर आ, तो वो बड़ी तकल्लुफ से आई। मैंने उससे पूछा, ये काय को लपेट रखा तूने, अच्छी खासी सुंदर है, क्यों अपना ये सवाल किया? तो वो जवाब नहीं दे पाई। मगर जिस माहौल में बड़ी हुई है वहां ये फर्ज है कि तुम ऐसा करोगे तो जन्नत जाओगी। सारी चीजें जन्नत ओरिएंटेड है। एक ऐसी जन्नत, ये बताइए, हमारा खुलासा कीजिए कि ये आखिरत का प्रेम है या आखिरत का डर है? डर, सिर्फ डर। 24 घंटे ये डूज डोंट से फैला रखे हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। वो इतना बड़ा है, इतना बवाल काट रखा है कि बस। और इस चीज से बाहर लाने के लिए लगातार सवाल पूछना, वो अक्ल का दाखिल नहीं, ये भी एक समस्या है। वो तो है, तो अकल तो सिर्फ मोनोपोली है, वो तकलीद है ना साहब, वहां तो तकलीद है, वो गुनाह है कबीरा। अकल का इस्तेमाल वर्जित है। टी डेविल, when is so-called Hindu nationalist party BJP freeing Hindu temples? It's been 6 years now. अभी तो हम not the right person to answer this. You should ask BJP people. उन्हीं का काम है, वही बताएं, हमारा नहीं, उनसे पूछें। Anonymous, वामपंथ और कैथोलिक्स का क्या संबंध है? इस्लाम के साथ खुला जा रहा और कैथोलिज्म के साथ छुपा हुआ? ना, वहाँ अलग अलग तरह का मामला है। कैथोलिक बचा भी है कहीं नहीं। मैं इस पर ऐसे बोलना चाहूंगा कि चर्च ने एक समझौता किया हुआ है वामपंथ से कि वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च की जो जमीन थी, चर्च का जो सोशल बेस था, उसे वामपंथ ने हथिया लिया। चर्च का दखल था सत्ता में, जो सोशल फंक्शंस हैं सत्ता के, एजुकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, इन सब पर चर्च का दखल था। उन सब को बाय सेपरेटिंग चर्च फ्रॉम द स्टेट, दैट इज बाय क्रिएटिंग अ सेक्युलर स्टेट, तो बस सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट के नाम पर उन लोगों ने क्या किया कि उस जगह को खाली कर दिया। लेकिन सच बात यह है कि यह सरकार के करने का, सोशल कम्युनिकेशन और एजुकेशन, इन पे सरकार का दखल कम ही होता है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उस पर वामपंथ ने कब्जा कर लिया। बदले में क्या दिया? कहा कि ठीक है, हमारी मदद करो। अब चर्च जो है, चर्च इज ऑन इट्स नीज, चर्च घुटने पर आ गया। तो चर्च को यूज किया एशिया में कि जहां तुम फैलो, तुम यहां पर नई जमीन तैयार करो। एंड नाउ दे आर यूजिंग चर्च वेयर चर्च कुड हैव बीन अ वेरी ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स
वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च कुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स। तो यहाँ पर उन्हें चर्च से शिकायत है, यहाँ पर वे चर्च को और धर्म को, रिलीजन को बिल्कुल दबा कर रखते हैं। लेकिन भारत में वेयर इट कैन बी यूज, देयर इज अ पोटेंशियल टू यूज इट एज अ डिसरप्टिव फोर्स, वे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दिन में कैथोलिसिज्म जो है वो वामपंथ के हाथ में एक टूल है, उससे अधिक कुछ नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। जी, अगला प्रश्न विवेक सारस्वत। ए काफिरो, हम फोन चलाते हैं, आई सलाम का जो 3 नंबर दबाते फट जाता, पढ़ते मक्का बक प्रोती 60 हजावी में बाबी रसलाल मुसलम को मानते, ये वाला जरूर। ये तो फतवा पढ़ने लगे। आपको इस फतवे के लिए शुक्रिया, और हम आपको मुनाफिक करार करते हैं, आपके खिलाफ हम फतवा जारी करते हैं, आप मुनाफिक हैं, और मुनाफिक की जो सजा होती है वही आपको मिलेगी। अनोनिमस, अधिकतर अर्बन नक्सल जैसे वरवरा राव सब कैथोलिक्स हैं। हाँ, तो वो तो इसका तो आपको क्लैरिफाई कर दिया ना राजीव जी ने। राम मोहन टू संजय जी, तुफैल जी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन एक्स मुस्लिम्स। आज नीरज जी कह रहे थे कि आपको नीरज जी के हारिस सुल्तान के साथ लाइव स्ट्रीम करना अच्छा नहीं लगा, क्या ये सच है? मैंने अच्छे लगने की बात नहीं की, मैंने दूसरी बात की, और मैंने नीरज जी से ये अनुरोध किया है कि जो भी उन्होंने चर्चा की उसका काउंटर करने का मुझको अवसर दें, मैं उनके साथ बैठूंगा, काउंटर करूंगा, तुफैल जी को भी साथ में ले जाऊंगा, और बैंड बजाऊंगा हारिस सुल्तान की और एथियस्ट रिपब्लिक पार्टेकर्स और इस तरह के जो गधे हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बन के प्रचारित कर रहे हैं। अगला CR Sanjay sir, an ex-Christian has come back to Hinduism, wants to expose Christianity and work against conversion missionaries but not getting any support. हमारे पास है ना, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, बस और आने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, न्याय मंच हाजिर है, हम लोग करेंगे मदद। संजय जी के थ्रू बात कर लें, यहाँ प्लेटफॉर्म पे सीधे पहुंच सकते हैं, और फिर कहीं किसी तरह की कोई जरूरत हो जरूर करेंगे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो करा देंगे आराम से, और नहीं तो तुफैल चतुर्वेदी TUFAIL तुफैल चतुर्वेदी @gmail.com ये ईमेल एड्रेस है, इसके थ्रू बात करें, जरूर करेंगे। पूनम भारद्वाज, शी जिनपिंग इंडिया के लिए बुरा है, पर इस्लाम का सबसे एक्यूरेट वैक्सीन शी जिनपिंग ही है। देखिए भाई, ये तो जहां वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे वहां तो एक दूसरे की वैक्सीन है, वो कहीं इस्लाम उनकी वैक्सीन है और कहीं कम्युनिस्ट इस्लाम की वैक्सीन है। तो वो तो ये चर्चा हमारी हो चुकी है, इसलिए उस पर और ज्यादा समय जहां भारत का संबंध शी जिनपिंग से है या किसी भी देश से है, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी देश दूसरे देश के नेशनल इंटरेस्ट से नेगोशिएट कर सकता है, अपने आप को अलाइन कर सकता है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। वी कैन ऑलवेज नेगोशिएट विद शी जिनपिंग बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर चाइनाज नेशनल इंटरेस्ट, एंड वी कैन नेगोशिएट आवर इंटरेस्ट विद देयर इंटरेस्ट, एंड वी कैन अलाइन वेयर वी कैन, एंड वी विल compete where we can. So there is a room to for a negotiation with Xi Jinping, but there is no room for negotiation with Islam or with वामपंथ। तो शी जिनपिंग अपने आप में जहां वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है हम उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, जहां वो वामपंथ को रिप्रेजेंट करता है या जहां उसके जो वामपंथी प्लान्स हैं हमारे देश में, हम उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, और हम इस्लाम से भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। जी, अगला प्रश्न, दीदी को जय श्री राम। यहाँ दीदी तो कोई है नहीं, यहाँ तो सब दादा है भाई। ये शायद वो चेतन देसाई जी वेस्ट बंगाल भेज रहे होंगे। ओ, दीदी को जय श्री राम, जी हाँ, सही है। दीदी को जय श्री राम तो ठीक है, लेकिन हमें से इनको कौन सी दीदी नजर आ गई, या हमें कोई गिलवा नजर आ गया? हमें आप में तो कोई गिलवा है नहीं, तो हमको क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये बंगाल का रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस बना नहीं, वैसे तो चलिए आप कहते हैं तो बना लेते हैं। अभी, is it possible that the pseudo leftists are basically corrupted class activities are assisted by vote bank of radical illiterates and jahils? Yes. वामपंथ करप्शन का उद्गम स्थल है, तो लिबरल्स हो या जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो हो, या जो हमारा पॉलिटिक्स है वो हो, सब
कि सबको फर्टाइल जमीन तैयार करके देता है सोशलिज्म। तो वहीं से भारत का पूरा करप्शन की कहानी शुरू होती है वामपंथ से ही। इसमें कोई शंका ही नहीं है कि लिबरल्स जो हैं वो बिल्कुल ही भ्रष्ट क्लास हैं, जिन्हें किसी भी नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है और उनके अपने फायदे हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल सहमति है इस बात से। जी, अगला प्रश्न। आज कुछ प्रश्न ज्यादा ही आ रहे हैं। Pat Broad, Hindus should have community tenets defined for cohesiveness and defense of religion, equality among Hindus, community service, punishing offenders, etc. I think we have community tenets for equality. Punishing offenders, unfortunately, is taken from our hands, and constitution, a so-called secular constitution, has taken it from our hands. Community service again is taken away from our hands by taking away our resources from our temples in the hands of the government. So as far as equality is concerned, that definitely is the fundamental tenet of Hinduism. There is no doubt about that. We stand for equality not only with other human beings, but समस्त प्राणी मात्र के लिए स्थान है हिंदू धर्म में, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। बात आती है कोहेसिवनेस एंड डिफेंस ऑफ रिलीजन। यस, आई टोटली एग्री विद यू। वी नीड मोर वर्क डन फॉर गेटिंग अ कोहेसिव अप्रोच फॉर डिफेंस ऑफ रिलीजन, क्योंकि एक तरह का सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से मिसिंग है। और सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर मिसिंग होने के अपने फायदे भी हैं कि हमें कोई, हमारे सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हम आसानी से अटैक नहीं होते हैं, पर नुकसान भी है सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर नहीं होने का कि हम एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। आई एग्री विद यू देयर दैट वी नीड मोर कोहेसिवनेस फॉर डिफेंस ऑफ रिलीजन। जी, सिद्धार्थ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया बिकमिंग नेक्स्ट हिंदू ईरान? Why do we think that is a probability? In what way? Are we talking about a religious revolution that happened in Iran? Even if a religious revolution happens in India, the way it happened in Iran, I do not see the same outcome, because essentially Hinduism and Islam are two very fundamentally different religions. So if we manage to get a dharmic revolution in India, establishing hegemony of Hindu culture, the results will not be what happened to Iran. The results will be far superior because of essential difference. So इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि भारत एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा या हिंदू ईरान बन जाएगा, मैं बिल्कुल स्ट्रांगली इसको अपोजिट करता हूं, क्योंकि फंडामेंटली हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर, हिंदू धर्म का कैरेक्टर और इस्लाम का कैरेक्टर फंडामेंटली अलग है, इसलिए रिजल्ट अलग अलग होंगे। आप चीनी डालेंगे मीठा बनेगा, आप नमक डालेंगे नमकीन बनेगा, आप मिर्च डालेंगे तीता बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपने चाप चीनी डालेंगे तो आपका खाना नमकीन हो जाएगा। ऐसा है, मैं इस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि 2 साल पहले संगम टॉक्स में मैंने एक डिलीवर किया था लेक्चर। उसका टॉपिक था हिंदू पाकिस्तान, और उसका कंक्लूजन मैंने दिया था लास्ट में दैट हिंदू पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप संगम टॉक्स पे जाके मेरे नाम से, हिंदू पाकिस्तान नाम से, या आप गूगल भी करेंगे ना हिंदू पाकिस्तान संजय दीक्षित, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन आंसर का अलग है और जो टॉक है वो अलग है। टोटल करीब 2 घंटे का है, तो अलग अलग देख लीजिए उसको। ये जो राजीव जी ने जो कहा है ना, वो बिल्कुल उसको बहुत खुलासा करके और तफसील से आपको समझाया गया, समझ लेंगे। हर्षद मालवीय, आई डोंट यूज सोशल मीडिया एज मच। आज अनेक दिन बाद एफबी पर नेताजी पर पोस्ट किए, उसमें से एक पोस्ट में मैंने पीएम से प्रश्न किया, वामी लिबरल्स, सेकुलर्स, इस्लामो मार्क्सिस्ट, इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न मीडिया से इतना क्यों डरते हैं? तो प्रश्न उनसे किया था, हम क्या जवाब दे सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि डर की जमीन है। हमें समझना चाहिए ट्रंप के साथ जो हुआ
वह एक तरह से मनोबल, पूरी दुनिया में मनोबल तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमें समझना चाहिए कि दरअसल खतरा बहुत बड़ा है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग circumspect and cautious, then there is a reason for it. ओके सर। संजय जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। आप अभी जो प्रश्न आया था कि हिंदू ईरान, मैं इस प्रश्न से ये समझ पाता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि शायद भारत में हिंदू इतने उग्र हो जाएंगे कि जैसे ईरान में उन्होंने अपने ख्याल के से अलग लोगों को, कम्युनिस्टों को चटका दिया और पारसी तो पहले ही मार लिए थे सारे, वैसा हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम किसी को सताने नहीं जा रहे, मगर जो हमें सता रहे हैं, जो हमको तंग करते हैं, जो हमको हर तरह से दुखी करते हैं, हमारी लड़कियों को भगाते हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हमें वैचारिक रूप से सताते हैं, और जहां बस चलता है वो हमारा, हमको इस्लामी भारत बदलने में काम कर रहे हैं। हम उनके विरोध में क्यों खटगस्त नहीं होंगे? क्यों विरोध नहीं करेंगे? क्यों उनको धरती नहीं सुंघाएंगे? हिंदू ईरान अगर ऐसा बने तो आपके मुंह में घी शक्कर साहब, मैं आपके घर आके मिठाई दूंगा। बहुत अच्छा काम ये होना चाहिए। प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं है के लिए क्यों नहीं जूझेंगे? और हम किसी को सता नहीं रहे, मगर हम भले लोग हैं तो भले लोग सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। भलमन साथ हमारे गले पड़ गई है, ये तो ठीक ही है, होना ही चाहिए। मैं तो सहमत हूं उससे बिल्कुल, और इसी लक्ष्य के लिए लगे हैं। मैं तो इसीलिए यही काम करने में लगा हूं। पौरुषवान बनिए, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता अनिवार्य कार्य है। एनडीटीवी 2500 हो गया, वामपंथी कम नहीं है। जेडी ट्रेलिंग बाय 450। ये लोग तो जो है वो रनिंग कमेंट्री और लाइव स्कोर कर रहे हैं। इस्लामी हो, वामपंथी हो तो यत्र तत्र सर्वत्र लो समझावन लाल करो पीठ पीठ 76। आप तीनों मान भावों को प्रणाम, बाकी सभी से निवेदन सवाल पूछो। धन्यवाद आपके इस छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। सही बात, यही लक्ष्य है आपकी गजल के लिए धन्यवाद सर। आप सबकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि हम लोग बाल बाल बचे हुए हैं। 2014-19 में गड़बड़ हो जाती तो आज हम ये बात भी नहीं कर सकते थे। योर थॉट्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शबरीनाथ तुफैल जी, does तुफैल जी has relations in पाक मुंह बोली बहन? ये लगता है आपके बारे में जानते ही नहीं। तुफैल जी शेरो शायरी वाले हैं भाई। ये तो कहाँ, भाई पाकिस्तान गया हूँ मुशायरों में, मियाँ वाली, गुजरेवाला, फैसलाबाद और साहिवाल, बकरवाल, खाने साहब इन आंखों में सपना है कि जो जहां मैं पासपोर्ट वीजे के साथ गया हूं, ये धरती अगले 10 साल में मेरा हिस्सा होनी चाहिए। जिसका है, ये मेरी जमीन है, मुझे वापस चाहिए। तो ये तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। इस तरफ हम बढ़ें, ये कार्य हो सके, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। आप भी लगे। Manu Kapil, Rajiv ji, would you like to meet you sometime once COVID better? If that will be okay for you, contacted you on FB as well. If you check your personal message, प्रणाम सभी को। ये आपके लिए मैसेज है। धन्यवाद कपिल जी, मैं जरूर संपर्क करूंगा और मेरा फोन नंबर बहुत आसानी से सहज सुलभ है। मैं आपको मैसेज भेज दूंगा और हम लोग संपर्क में रहेंगे। शिवानी जी, क्या अभी से बीजेपी का हिंदू ऑल्टरनेटिव बनाया जाए? अरे भाई, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं पे कब्जा करो, इसी से काम है। हमने 3 पीढ़ियां लगाकर बीजेपी को खड़ा किया है, हम फिर से यही काम क्यों करें? ये बिल्कुल नहीं। बीजेपी इज हिंदू अल्टरनेटिव। यस, तो बीजेपी से ही काम कराना है, ये निश्चय करके करो। कैसे कराना ये सोचो। उमेश चलस्कर, व्हाट लिबरल्स गेट इन रिटर्न डूइंग दिस? व्हाई दे ऑलवेज अगेंस्ट मेजॉरिटी? आप सोचें कि वो कितनी ताकत विल्ड करते हैं, कितनी एक रवीश कुमार जैसा व्यक्ति, आप जरा सोच। राजीव जी का वीडियो अटक गया दिखता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, तब तक जब आएंगे तब वापस ले लेंगे जी। तो एक व्यक्ति, रवीश कुमार जैसा एक व्यक्ति है जो आज अरबों का मालिक है। अगर वह इस व्यवस्था का भाग नहीं होता तो वह
उसकी क्या हैसियत होती? योगेंद्र यादव को कौन पूछता? उसको कौन अपने घर में दरबान की नौकरी देता? तो ये जो योगेंद्र यादव सारे, की पिटाई हो गई, सुना अच्छा टिकैत हो ने गई? पीट दिया, बता रहे किसने पीट दिया? राकेश टिकैत ने। ओहो। अभी मैसेज चल रहा था, अभी मैंने चेक नहीं किया है, ऐसा ऐसा किसी ने मेरे को लिख के भेजा। तो यह एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दुनिया पर कब्जा करने की, और जिस जगह वे लोग हैं उनके लिए पैसा उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं रह जाती है। जब आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, मध्यम वर्ग को लगता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है तो अगली जो चीज आती है वो आती है पावर। तो ये लोग, इन लोगों की क्या हैसियत होती है, ये लोग किस काम के हैं? और उसके बावजूद यह सिर्फ वामपंथ के साथ बैठे होने की वजह से, सिर्फ लिबरल बनकर बैठे होने की वजह से इनको इनका इकोसिस्टम इतना रिवॉर्ड करता है। तो बेशक इनको बहुत कुछ मिलता है रिटर्न में, इनकी हैसियत और इनकी काबिलियत से बहुत ज्यादा मिलता है। विशाल जी पूछ रहे हैं, सर वी हैव मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पॉकेट्स एवरीवेयर इन इंडिया, नथिंग इज बीइंग डन अबाउट इट बाय द गवर्नमेंट, इज देयर अ वे टू रिवर्स दिस? तो फैल जी 5 बार तो कह चुके हैं, अब आप समझिए ना, ऐसे तो। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा साहब, सरकार जो करे सो करे, मगर आप अपने एंड पर कुछ करेंगे? जहां कम है, जहां गांव में 3 घर हैं, इन 3 को तो वापस लाओ, अपने पूर्वजों में मिलाओ, शुरू तो करो कहीं से। ऐसी बैठे बैठे सरकार करती रहे सारे काम, और हम क्या करें? हम पैसा कमाएं, आनंद लें, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये राष्ट्र के करने का काम है, समाज करेगा, ये किसी और का काम नहीं है। शुद्धियां, घर वापसी हमारा काम है। तुषार ओझा, धन्यवाद साहब। धन्यवाद तुषार जी, धन्यवाद तुषार जी। इसे मैंने अपनी पहली पुस्तक में कृष्ण गोपेश्वर में ये लिखा था कि राज्य का निर्माण राजा करता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण ऋषि करते हैं। और हम सब जो है उन ऋषियों के संतान सब हम हैं। तो जो ऋषि करेगा वो जो हम करेंगे, उसी से ऋषि का काम हुआ। मुझे लगता है 2 घंटे हो गए, मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया दिखता है। तो अब आप मुझे अंधकार में स्वरूप में देखें और आगे का काम चालू करें। ब्रह्मचर्य पर रखेंगे, लीजिए साहब, ब्रह्मचर्य पर बताता हूँ। मुझे किसी ने अप्रोच किया बिहार से कि कोई लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, वो लड़की तैयार है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं, तो क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहना कि एक ऋषि हैं, नोएडा में रहते हैं, तुफैल चतुर्वेदी नाम के, वो तुम दोनों को, माता पिता को गंगा में धक्का दे देंगे अगर नहीं मानोगे तो। ये हमारा काम है, हम ही करेंगे। ऐसे नहीं मारेगा, इसी की तैसी। और राष्ट्र का निर्माण तो ऋषि करेंगे, हम सबको ऋषि बनना है। तर्क वितर्क से क्या होगा? ये तो कुटाई का काम कर देंगे। राष्ट्र का निर्माण राजा नहीं कर सकता, राष्ट्र का निर्माण ऋषि ही करेगा, आचार्य ऋषि पुत्र ही करेंगे। जी जी। नीलिमा जी, बॉलीवुड के मार्क्सवाद को खत्म करने का एक तरीका यह भी है कि हम उन लोगों की फिल्में देखना बंद कर दें और ऐसे लोगों की फिल्में देखें जो हिंदू धर्म का आदर करते हैं। ना। नीलिमा जी, 20 करोड़ ऐसे हैं जो देखेंगे। ये ठुकाई का काम है, जहां दांव लगा पीट लो। 2-4 हिंदुस्तान में 150 जगह झापड़ पड़ गए, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे सब। एक बात और है इसमें कि हमें इसका अल्टरनेटिव देना होगा। लोग इंटरटेनमेंट खोजते हैं और लोग इंटरटेनमेंट की ओर जाते हैं, लेकिन हमें उसका अल्टरनेटिव इंटरटेनमेंट देना होगा। पिछले कुछ दिनों में जो भी राष्ट्रवादी फिल्में बनी हैं, उन्हें जो रिस्पांस मिला है उसको देखकर लगता है यह बहुत बड़ा मार्केट है, लोग अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, नहीं मिलती है। बाहुबली है ना, बाहुबली है, तानाजी है। अभी मेरे एक मित्र हैं हर्षित जैन जी, वो फिल्में बनाते हैं और वो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं। वो अभी शॉर्ट फिल्में बनाने पर के काम पर उतर रहे हैं। उनके लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी भी है, तो उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिख कर दी है और मुझे विश्वास है कि अच्छी फिल्म बनकर आएगी, क्योंकि हर्षित जी बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगा तो आपसे स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा। और हम लोगों का विचार है कि जब थोड़े पैसे हों हाथ में जुटे, अगर इससे कुछ निकल कर आए और कुछ स्पॉन्सर मिले, तो एक फुल लेंथ कश्मीर पर एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने का हमारा इरादा है। उसकी स्क्रिप्ट भी लिखकर तैयार है और मैंने उनको भेजी हुई है। तो हमें बनाना होगा, हमें फिल्में बनानी होंगी, क्योंकि लोग फिल्म देखने को तैयार बैठे हैं। आप उन्हें जो दिखाएंगे वो देख रहे हैं मजबूरियों में।
ऐसा नहीं हो पाएगा कि लोग घर में बैठेंगे, टीवी ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ देखेंगे। आपको उस खाली जगह को भरना होगा। लोगों को सिर्फ बहिष्कार करने का बोलने से यह बहुत वायबल ऑप्शन नहीं है। मैं गालियां देता हूं हॉलीवुड की फिल्मों की, को बहुत गालियां देता हूं, मुझे उसमें वामपंथ भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैं रोज सोने से पहले कोई ना कोई फिल्म ऑन कर ही देता हूं। जी, अगला प्रश्न। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 2 घंटे 4 मिनट हो चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने अंतर्ध्यान स्वरूप से आपसे विदा लेता हूं। सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.